क्लास इन BTS सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 12th फिजिक्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 2 में प्रेरण द्वारा आवेशन, अर्थात किसी वस्तु को आप प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित करेंगे। वैसे तो आवेशन की मैंने आपको 3 विधियां बताया था। एक घर्षण द्वारा आवेशन बताया था, दूसरा चालन द्वारा आवेशन बताया था और तीसरा आपको मैंने प्रेरण द्वारा आवेशन बताया था। लेकिन जो तीसरी विधि है, किसी वस्तु को आवेशित करने की जो तीसरी विधि है, कौन सी विधि? प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी पर हम आज आपको बताएंगे किसी गोले को प्रेरण से आवेशित कैसे करेंगे, प्रेरण से आवेशित कैसे करेंगे। तो कम टू द पॉइंट, इसके लिए क्या करेंगे हम? पहले तो हमारा टॉपिक होना चाहिए कि हम जिस गोले को आवेशित करना चाहते हैं वो गोला धनावेशित करना है हमें या ऋणावेशित करना है। जिस गोले को हमें आवेशित करना है उस गोले को हमें धनावेशित करना है या फिर हमें ऋणावेशित करना है। तो जैसे कि हम आपको ले रहे हैं कि गोले को धनावेशित करना है। क्या करना है? धनावेशित करना है। क्या करना है? धनावेशित करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टेप फर्स्ट लेंगे। क्या लेंगे? स्टेप वाइज हम इसको लिख रहे हैं। आप लोग कॉपी पे ऐसे स्टेप वाइज लिख लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा आपको। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक अनावेशित गोला लेंगे। कैसा गोला लेंगे? अनावेशित गोला। जैसे कि मैंने एक अनावेशित गोला ले लिया है। अब ध्यान दीजिएगा कि गोले को हमें धनावेशित करना है। कैसा? क्या करना है? धनावेशित करना है। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? अब स्टेप 2 में हम एक दूसरा गोला लेंगे और उस दूसरे गोले पर ऋण आवेश होना चाहिए। अर्थात जो हम दूसरा गोला ले रहे हैं वो दूसरा गोला ऋणावेशित होना चाहिए। कैसा आवेश होना चाहिए उस पर? ऋण आवेश। कैसा आवेश होना चाहिए? ऋण आवेश होना चाहिए। ध्यान दीजिए, जब हम ऋणावेशित गोला लेंगे, ये तो हमारा क्या है? अनावेशित है। ये हमारा गोला क्या है? अनावेशित है। और हमने ये कौन सा गोला लिया है? ऋणावेशित। कैसा गोला लिया है? ऋणावेशित गोला। तो प्रेरण द्वारा क्या होगा कि प्रेरण के कारण इस आवेशित गोले जो कि ऋणावेशित है, ऋणावेशित गोले के कारण अनावेशित गोले के सामने वाली सतह पर धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा? धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और इसके पीछे वाली सतह पर, अर्थात या कह लीजिए कि दूर वाली सतह पर ऋण आवेश आ जाएगा। दूर वाली सतह पर क्या हो जाएगा? ऋण आवेश हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? फिर हम स्टेप 3 में जाएंगे। चूंकि हमें गोले को धनावेशित करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे? स्टेप 3 में इस गोले को, ये तो हमारा क्या है? ऋणावेशित गोला है। ये हमारा क्या है? ऋणावेशित गोला है। ये कैसा गोला है? ऋणावेशित गोला। ये आपका ऋणावेशित गोला है और ये आपका क्या है? धनावेशित गोला। जैसा कि हमने आपको बताया कि प्रेरण द्वारा इस गोले के सामने वाली सतह पर जो है धनावेश आ जाएगा और पीछे वाली सतह पर ऋणावेश आ जाएगा। तो अब चूंकि गोले को हमें धनावेशित करना है इसलिए हम इस गोले को भू संपर्कित कर देंगे। क्या कर देंगे? भू संपर्कित कर देंगे। जब इस गोले को भू संपर्कित कर देंगे तो भू संपर्कित करने पर इस गोले का जो ऋणावेश है वो पृथ्वी में चला आएगा। वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। भू संपर्कित करने पर इस गोले का ऋणावेश पृथ्वी में भू संपर्कित करने पर इस गोले का ऋणावेश पृथ्वी में चला जाएगा। तो क्या होगा? इधर भी धनावेश आ जाएगा। इधर भी क्या हो जाएगा? स्टेप 4 देखेंगे। इस गोले पर भी इस साइड में भी धनावेश आ जाएगा। तो धन 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 धन, यानी कि ये गोला आपका धनावेशित हो गया है। ठीक है। अब ये जब गोला धनावेशित हो जाएगा
तो अब क्या करेंगे कि पहली बार सबसे पहले आप इस भू संपर्क को हटा देंगे। भू संपर्क क्या कर देंगे? हटा देंगे। भू संपर्क हटा देंगे। स्टेप 5 में क्या करेंगे? स्टेप 5 में उसको स्टेप 5 में करना है। कहां करना है? स्टेप 5 में। स्टेप 5 में क्या करेंगे? इधर देखिएगा। स्टेप 5 में क्या होगा कि इस गोले को जो आपने भू संपर्कित किया है, क्या किया है? भू संपर्कित किया है, इसको हटा देंगे, यानी भू संपर्क हटा देंगे। क्या करेंगे? भू संपर्क हटा देंगे। भू संपर्क हटा देंगे। जब भू संपर्क हटा देंगे तो इस गोले पर धनावेश आ जाएगा। अब सामने बचा है ये ऋणावेश वाला, तो अब ध्यान दीजिए, ये बचा है आपका, इस पर ऋणावेश है, इस पर कैसा आवेश है? ऋणावेश। और इस गोले पर पूरा क्या हो गया? धनावेश हो गया। अब क्या करेंगे? इस ऋणावेशित गोले को भी हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? इसको भी हटा देंगे, यानी आपका ये ऋणावेशित गोला है। और अब इस ऋणावेशित गोले को भी हटा देंगे। तो जब इस ऋणावेशित गोले को भी हटा देंगे तो ये जो गोला बचेगा, यानी कि स्टेप 6 में वो पूरा का पूरा धनावेशित गोला बचेगा, अर्थात हमारा गोला धनावेशित हो गया। अर्थात हमारा गोला क्या हो गया? धनावेशित हो गया। अब हम आपको एक बात बता दें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक बात और ध्यान दीजिए, बता देते हैं हम आपको। वो क्या है? ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने आपको यह बताया कि यहां पर गोला क्या हो गया है? धनावेशित हो गया है। हाँ, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक आपका जो था ये समाप्त हो गया है। अब इसमें हम आपका दूसरा टॉपिक। तो जैसे कि कोई वस्तु धनावेशित होती है, क्या होती है? जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाती है। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाती है। कॉपी में लिख लीजिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा कि जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। कॉपी में लिख लीजिए इसको। हाँ, तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब कोई वस्तु, कॉपी में इसको नीचे स्टार पॉइंट पे लिख लीजिएगा, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में कमी हो जाती है, और जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। जैसा, अच्छा, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत हम आपको पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। ध्यान दीजिए, कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो मैंने आपको बताया जो है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, या आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉनों में कमी हो रही है। किसमें कमी हो रही है? किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों में कमी। होता क्या है कि आवेश वाहकों की परिकल्पना, किसकी परिकल्पना? आवेश वाहकों की परिकल्पना का आधुनिक रूप इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है। क्या है? इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार होता क्या है? प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक पदार्थ किनसे मिलकर बना है? परमाणुओं से मिलकर बना है। और प्रत्येक परमाणु जब परमाणुओं से मिलकर बना है तो परमाणु भी 3 मौलिक कणों, परमाणु भी 3 मौलिक कणों, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। इसको मैंने पीछे आपको लेक्चर में बताया था। किनसे बना है परमाणु? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु में एक भारी भाग होता है। क्या होता है? परमाणु में एक भारी भाग होता है। उस भारी भाग को हम नाभिक कहते हैं। उस भारी भाग को हम क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। उस भारी भाग को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक धनावेशित होता है। नाभिक क्या होता है?
धनावेशित होता है। क्यों धनावेशित होता है? क्योंकि नाभिक जो है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन नामक कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर होता है धनावेश और न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता है। इस प्रकार नाभिक क्या होता है? धनावेशित होता है। नाभिक में एक तीसरे प्रकार का कण इलेक्ट्रॉन भी होता है। जो परमाणु में एक तीसरे प्रकार का कण इलेक्ट्रॉन भी होता है, जो नाभिक के चारों ओर परमाणु में एक तीसरे प्रकार का कण इलेक्ट्रॉन होता है, जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। इस कण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन के धन आवेश के बराबर ऋण आवेश होता है। क्या आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसी कारण परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा ध्यान देंगे। जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा एक से अधिक, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक या एक से ज्यादा अर्थात एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। वह परमाणु क्या हो जाता है? धनावेशित हो जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। और दूसरी तरफ क्या होता है? ध्यान दीजिए, दूसरी बात भी ध्यान दीजिए। यदि किसी परमाणु को एक अथवा एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं, यदि किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, वस्तु क्या हो जाती है? ऋणावेशित हो जाती है। और वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जैसा कि हम लोगों ने यह बात जाना कि जब किसी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो उस पर एक या एक से अधिक जितने इलेक्ट्रॉन हमने निकाले हैं उतना ही धन आवेश आ जाता है। और जब किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है तो उस पर जो है ऋण आवेश आ जाता है, अर्थात कि जितना इलेक्ट्रॉन हमने उसको दिया है उतनी ही संख्या में उस पर ऋण आवेश आ जाता है। इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण धनावेश, इलेक्ट्रॉन के जिस परमाणु पर पहुंचा वहां पर पहुंचने के कारण ऋणावेश। अर्थात ध्यान दीजिए, इन दोनों प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का निकलना और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना दोनों जगह नाम किसका आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का। अर्थात किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? इलेक्ट्रॉन, ना कि प्रोटॉन। उत्तरदायी कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। किसके लिए? किसी वस्तु के वैद्युतीकरण के लिए इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है, ना कि प्रोटॉन। ध्यान दीजिए। अब हम आपको इस बात को स्टार पॉइंट में लिखेंगे, जिसे आपको कॉपी में लिखना है, जिसे आपको कहां लिखना है? कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं अगले स्टार पॉइंट में। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगले स्टार पॉइंट में क्या लिखना है आपको कॉपी पे? किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की कमी प्रदर्शित करता है और किसी वस्तु का ऋणावेशित हो जाना उसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब इस बात को कॉपी में लिख लीजिएगा। आपकी अगली हेडिंग है वैद्युत आवेश का संरक्षण। क्या हेडिंग है? वैद्युत आवेश का संरक्षण। हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक हमारा क्या है? वैद्युत आवेश का संरक्षण। अंग्रेजी में क्या कहेंगे इसको? इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ध्यान दीजिए, थोड़ा समझिएगा इसको।
हमने आपको पीछे बताया था और आज फिर बता रहे हैं कि जब दो वस्तुएं परस्पर रगड़ी जाती हैं, जब दो वस्तुओं को आप परस्पर रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं को आप परस्पर रगड़ते हैं तो होता क्या है, उसमें होता क्या है कि दोनों वस्तुओं पर एक साथ, दो वस्तुओं को रगड़ रहे हैं तो दोनों वस्तुओं पर एक साथ विपरीत विपरीत व बराबर विपरीत व बराबर वैद्युत आवेश उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, एक पर धन आवेश और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें, जब कांच की छड़ को आप कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो रेशम कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाता है और रेशम की छड़ पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। इसी प्रकार जब आप आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ पर ऋण आवेश और बिल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस बात का जिक्र मैंने पीछे लेक्चर में किया था कि किसी वस्तु पर धन और ऋण आवेश का उत्पन्न होना उस वस्तु अर्थात पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है। वैसे तो दोनों वस्तुओं पर, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि कोई वस्तु या परमाणु मैंने बताया था आपको कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें जितने धनावेश होते हैं उतने ही ऋणावेश होते हैं। इसका मतलब कि कुल आवेश उसमें क्या था, शून्य था। और जब हमने जब दो वस्तुओं को रगड़ा तो एक पर धनावेश और दूसरे पर उतना ही क्या हो गया, ऋणावेश आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो वस्तुओं को हमने नहीं रगड़ा था, यानी वस्तुओं को रगड़ने से पहले भी उन पर कुल वैद्युत आवेश शून्य ही था और रगड़ने के पश्चात भी अगर आवेश उत्पन्न हुआ तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही उत्पन्न हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं, या ये जान लीजिए कि इस प्रकार से स्पष्ट होता है कि वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वैद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यही वैद्युत संरक्षण का नियम कहलाता है। इसे ही वैद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। वैद्युत संरक्षण का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैं इसे भी आपको बोर्ड पे लिख के दिखाता हूं, लेकिन थोड़ा समझिएगा आप लोग। ध्यान दीजिए, प्रकृति में किसी भी घटना में जहां पर आवेश का आदान प्रदान होता है, आवेश मतलब चार्ज, और जैसा कि आपने पीछे हमने आपको बताया था और आगे आपको धारा वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। फिलहाल ये आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो ध्यान दीजिए कि प्रकृति की किसी भी घटना में जहां आवेश का आदान प्रदान होता है, इस नियम का उल्लंघन कहीं पाया नहीं जाता है। किस नियम का उल्लंघन? आवेश संरक्षण का जो सिद्धांत है, वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं पाया जाता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। वो एग्जाम्पल क्या, ध्यान सुनिए। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के समीप ले आइए तो आपको क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और पॉजिट्रॉन पर होता है धनावेश। जब दोनों के एक दूसरे के पास ले आएंगे और जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो संयोग करके वे एक दूसरे का विनाश कर देते हैं, अर्थात ना तो किसी पर धन और ना तो किसी पर आवेश होता है। इनके स्थान पर दो गामा फोटान और गामा फोटान क्या होता है? उदासीन होता है कि उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार कुल वैद्युत आवेश अब भी शून्य ही रहता है, जैसा कि पहले इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और
पॉजिट्रॉन प्रधान आवेश था, तो कुल मिलाकर दोनों पर बराबर बराबर आवेश था, और जब दोनों एक दूसरे से मिले तो दोनों पे आवेश क्या हो गया, शून्य हो गया। अर्थात आवेश की मात्रा शून्य ही रहती है, मतलब ना तो विद्युत आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ये डिफिनीशन, ये परिभाषा हम आपको यहाँ कॉपी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, कॉपी पे आप अपने लिख लीजिएगा। तो आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको पीछे समझा दिया है। अब आपका अगला टॉपिक है मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति। ध्यान दीजिए, मूल आवेश, आवेश की क्वांटम प्रकृति, ये क्या, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है। प्रकृति ने हमें आवेश का क्या प्रदान किया है, एक मात्रक प्रदान किया है। यह वह छोटे से छोटा आवेश होता है, जो मात्रक हमारा आवेश है, आवेश का जो मात्रक है, प्रकृति ने हमें आवेश का एक मात्रक प्रदान किया है। यह वह छोटे से छोटा आवेश है जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है, जो कि किसी एक आवेशित कण पर हो सकता है। आवेश की यह न्यूनतम मात्रा ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश की इस न्यूनतम मात्रा को ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, प्रकृति में ई से छोटा आवेश नहीं पाया जाता। ई मतलब इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, यदि हम किसी भी आवेशित वस्तु, जैसे कि आवेशित गोली ले लें, आवेशित बूंद ले लें, अथवा आवेशित कण में जैसे इलेक्ट्रॉन ले लें, प्रोटॉन ले लें, अल्फा कण ले लें, अथवा आयन के आवेश की नाप ले लें, तो उसका आवेश, उसका जो आवेश है वह सदैव आवेश की न्यूनतम मात्रा ई के पूर्ण गुणज में होता है, अर्थात पूर्ण गुणज में होगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आवेश या तो ई होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा, ... परंतु कभी भिन्न के रूप में नहीं होगा। मतलब आवेश कभी 1/2e या 0.7e नहीं होगा। आवेश जो हमारा मूल आवेश है, कौन, ई, वो सदैव पूर्ण गुणज में होगा, या तो ई होगा, ई लिखा है तो मतलब यहाँ एक लिखा है, 1e होगा, या तो 2e होगा, या तो 3e होगा, या तो 4e होगा। ध्यान दीजिए, अब इस बात से स्पष्ट होता है कि विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश का यह गुण, कौन सा गुण, जो कि उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश की छोटी से छोटी इकाई ई है, आवेश की छोटी से छोटी इकाई ई है। इसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए। हाँ तो बच्चों, मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज, आवेश की छोटी से छोटी इकाई क्या है, ई है। आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं इसे, आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। अतः, यहां लिख दीजिएगा, अतः आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। और ई का मान जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। जैसा कि मैंने बताया कि जो आवेश ई है, ये सदैव अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, जो आवेश ई है वो सदैव पूर्ण गुणज में होता है। या तो 1e होता है, अभी मैंने आपको बताया था, या तो क्या होता है, ये 1e होता है, या तो 2e होता है, या 3e होता है, या 4e होता है।
मतलब कभी 0.7 ई, 0.2 ई या 1/2 ई ऐसा नहीं होता, ये भिन्न में नहीं होता है। ठीक है, अब आगे टॉपिक हम बताएंगे आपको आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता। तो अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जब आवेश सदैव पूर्ण गुणज में होता है, इसका मतलब आवेश को कभी विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो उसी आधार पर यह परिभाषा लिखी गई है कि वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। आवेश के इसी गुण को, किस गुण को, जो कि उसे अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, आवेश का क्वांटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं, अथवा परमाणुकता कहते हैं। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ध्यान दीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ध्यान दीजिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं क्या होता है -e। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। मूल आवेश क्या है? ई। मूल आवेश क्या है? ई को मूल आवेश कहते हैं। आवेश ई को मूल आवेश कहते हैं। तो मूल आवेश क्या है आपका? ई है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश की बात आती है तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, यानी ऋण आवेश वाला चार्ज है, तो -e। इसी तरह से प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश, तो प्रोटॉन का आवेश है तो +e। प्रोटॉन का आवेश है तो +e। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? जितना आवेश ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर उतना ही लेकिन धन आवेश होता है। अब इसी तरह से आप जो है अल्फा कण का आवेश देखिए, अल्फा कण, इसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा कण का आवेश। तो अल्फा कण हीलियम नाभिक के बराबर माना जाता है और अल्फा कण पर 2 इकाई धनावेश होता है। अल्फा कण पर क्या होता है? 2 इकाई धनावेश होता है, अर्थात +2e, अर्थात +2e। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश है तो इस पे जो है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और प्रोटॉन का आवेश है तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। और अगर आप अल्फा कण की बात करें तो 1.6 × 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 2 × +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। मतलब +2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, या इसी को आप लिख सकते हैं +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश। ठीक है, तो ये आज आपको पढ़ाया गया है। आज के लिए बस इतना ही आपको पढ़ाया जाएगा। अब आगे हम आपको जो है अगला टॉपिक पढ़ाएंगे कूलाम का नियम, लेक्चर नंबर 4। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 था। अब लेक्चर नंबर 4 में हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम इस पूरी इकाई में उपयोग होगा, इसलिए कल हम आपको पढ़ाएंगे कूलाम का नियम। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन क्लास के जरिए पढ़ाई करते रहिए। कॉपी भी बनाइए ताकि विद्यालय जब ओपन हो उस समय आपको नोट्स की समस्या न क्रिएट हो। धन्यवाद।